आगे बढ़ते हैं। डिस्कस करते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और मैं बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, 4 से 5 आपको वो फीचर्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल डुअल पॉलिटी दे दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी दे दिया, राइट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर दे दिया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। तो इस तरीके से वो कुछ फीचर्स लिखेंगे और आपसे पूछेंगे विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ड्वेल पॉलिटी है अगर, या सिंगल सिटीजनशिप अगर है, या फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो फेडरल फीचर होगा या फिर वो यूनिटरी फीचर होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत कम चांसेस हैं कि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस है वो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, उत्तराखंड का पीसीएस अगर आप देना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो फिर आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझना। हालांकि मैं ऑलरेडी 4 से 5 बार ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। कब पढ़ाया? एक तो इसी लेक्चर को जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब पढ़ाया, जब हम डिफरेंस देख रहे थे बिटवीन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तब भी किया था। और अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में जब हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया था, राइट, तो सेलिएंट फीचर्स में तो बहुत डिटेल में हम ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुके थे, राइट। सेलिएंट फीचर्स में तो हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर एटलीस्ट हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो उनका देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, दैट इज ड्यूअल पॉलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूअल पॉलिटी तो हम बात कर रहे हैं आपकी नेशनल गवर्नमेंट की, ऑल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, आपका ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम देखने को मिलता है, राइट। चाहे हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की। ओके, तो ये इसका मतलब हुआ। यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर्स होंगी ऐसे फैसले लेने के लिए जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होंगे। नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक आपका डिफेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी पावर्स जो कि रीजनल इंपॉर्टेंस की होंगी, लोकल इंपॉर्टेंस की होंगी। जैसे हो गया आपका पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट एंड सो ऑन। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्या मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लेट मी चेक दिस। ओके, यस, हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा। मैंने लगभग शायद 52-55 मिनट्स का वीडियो बनाया और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रेस ही नहीं किया था रिकॉर्डिंग बटन। और मेरा जो सेकंड वाला जो लेक्चर हुआ था, आई रिमेंबर करेक्टली, सेकंड लेक्चर, हाँ सेकंड लेक्चर जो था इंस्टीट्यूट में बैठ के बनाया था। एंड 1.5 घंटे का लेक्चर था वो, 1.5 घंटे का लेक्चर। और 1.5 घंटे के बाद जब मैंने देखा तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। सो टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। चलो, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैंने आपको बताया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि जो मैंने मनी लेंडर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर चीज़ें रिटन में होती हैं तो जो आपकी जूनियर जो होते हैं या सबऑर्डिनेट पावर्स जो होते हैं या जो लेस पावरफुल लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सकता है। तो आप एक बार फिर से उस लेक्चर को सुने, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, राइट। और ये भी हमको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इनफैक्ट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। डिवीजन ऑफ पावर जो है वो तो बेसिस है किसी भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर्स को डिवाइड किया है बिटवीन द सेंटर, स्टेट। और कैसे डिवाइड किया है? यूनियन लिस्ट बनाई है, स्टेट लिस्ट बनाई है और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई है। कौन से शेड्यूल में बनाई है? तो 7th शेड्यूल में बनाई है, राइट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 98 सब्जेक्ट हैं। ओरिजिनली कितने थे? 97 थे। अब दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी का एग्जाम, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीसीएस का एग्जाम। और अगर आपने बाकी कोई एग्जाम भरे हैं तो वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करें तो 59 सब्जेक्ट, पहले कितने थे? 66। अच्छा, इसका ना एक इंटरप्रिटेशन काम आ सकता है आपको।
आप एक चीज़ देख रहे हैं कि स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो कम हुए हैं। ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट थे? 66। तो ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे और वो घटकर कितने हो गए? वो 59 हो गए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट की जो पावर है, स्टेट्स के पास जो पावर है उनको डिसॉल्व किया गया है, उनसे पावर ली गई है? तो जब भी आप फेडरलिज्म के ऊपर कोई आंसर लिखें, क्योंकि हर बार हर साल आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में, या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो वहाँ पर आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस, और आप ये कह सकते हैं इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लिस्ट हैड 66 सब्जेक्ट्स एंड प्रेजेंटली इट हैज़ 59 सब्जेक्ट्स। तो हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो स्टेट की सब्जेक्ट हैं, उसके जो पावर्स हैं, उनको डिसॉल्व किया जा रहा है, राइट। तो आप इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो 52 सब्जेक्ट होते हैं। ओरिजिनली कितने थे? 47 थे। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कानून बनाने की। इसके अलावा स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कानून बनाने की। उसके बाद फिर कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें आपकी यूनियन प्लस स्टेट दोनों के पास होती है पावर कानून बनाने की, और अगर दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो कानून माना जाएगा यूनियन गवर्नमेंट का। फिर आता है आपका रेसिड्यूरी लिस्ट। रेसिड्यूरी किसके पास पावर होती है कानून बनाने की? पार्लियामेंट के पास और सेंटर के पास, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट के पास, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, पार्लियामेंट है इसका आंसर या सेंटर है, बट हमें जो आंसर दिया जाता है वो पार्लियामेंट दिया जाता है, कहीं कहीं पे सेंटर भी दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है कि कानून बनाने की तो पावर वैसे भी पार्लियामेंट के पास ही होगी, राइट। लेकिन जब तक रेसिड्यूरी लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है जो कि किसी लिस्ट में नहीं है, जो यूनियन में नहीं है, स्टेट में नहीं है, कॉन्करेंट में नहीं है, तो तब तक वो रहेगा सेंटर गवर्नमेंट के पास। एंड देन पार्लियामेंट विल डिसाइड कि भैया वो कहाँ जाएगा, वो यूनियन में जाएगा कि स्टेट में जाएगा कि कॉन्करेंट में जाएगा। इसका मतलब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो रेसिड्यूरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसके पास रहेंगे? वो सेंटर के पास रहेंगे, लेकिन कानून पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इंडिया में ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है, ना स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ओके, आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन सा वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिस जजमेंट में ये कहा गया दैट इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। आप उस केस का नाम मेंशन करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको याद होगा जब आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में रिफ्ट चल रहा था, पुराने बच्चों को पता होगा शायद, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू नहीं, नए बच्चों को भी पता होगा, आर्टिकल 13 में करा चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था आर्टिकल 13 और 368 के बीच में जब रिफ्ट चल रहा था तो बार बार केस पे केस आ रहे थे। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा केस था जिसने बोला कि नीदर जुडिशरी इज सुप्रीम नॉर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इंडिया में ओनली वन थिंग इज सुप्रीम एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, so the laws enacted by the center and the state must conform to its provision। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, वो संविधान का पालन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो ये भी आपको याद रखना है कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और वो हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन वो लोअर कोर्ट्स के पास नहीं है। एंड दैट इज द रीजन सुप्रीम कोर्ट हो चाहे फिर हाई कोर्ट हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के इतर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हुए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू की पावर एज सच किसी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन ये इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है आर्टिकल 13 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकती थी। अब क्योंकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकती। और जब ऐसा होगा तो किसके राइट्स बचेंगे, किसके इंटरेस्ट बचेंगे? तो वो बचेंगे आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स के, राइट। और कुछ प्रावधान जैसे जीएसटी वगैरह ऐसा हो गया जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, वहाँ पे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन चाहिए होगी। अगला फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों होगी? कि भाई आपके यहाँ पर अगर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई आदमी तो है नहीं जो अपने आप को बताएगा कि मैं सुप्रीम हूँ, वो अपने आप को बचाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी
तो वो या तो यूनियन, अगर मान लेते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट का एक पार्ट होता तो सुप्रीम कोर्ट को वही करना पड़ता जो यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी, और अगर उसे वही करना पड़ता तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा देती, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचता तो वो सुप्रीम कैसे हो जाता। इसका मतलब टू सेफ गार्ड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेफ योर फंडामेंटल राइट्स, आपको क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो दो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोल वचन मैंने अभी अभी आपको दिया, राइट। और कैसे करेंगे, जुडिशियल रिव्यू से करेंगे, राइट। और दूसरा क्या, टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब मान लो अगर आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के ही अंडर काम करे और उत्तर प्रदेश के साथ कोई अगर पंगा चलता है केंद्र सरकार का, तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को वायलेट करेगा, राइट। इसलिए इसका अलग होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। फिर आपका बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मैंने आपको बताया, इसका मतलब दो सदन, पहला सदन आपका अपर हाउस, दूसरा सदन आपका लोअर हाउस। ये आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे चाइना में नहीं है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, ऑलरेडी ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। लोकसभा क्या रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा के इलेक्शन में आप थोड़ी जाते हो, ठीक है। सो वो तो हो गए आपके फेडरल फीचर्स, और अब बात करेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब देखो स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये हो गया कि ये आपका सेंटर है, ये आपका यूनियन गवर्नमेंट है, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट्स है, ठीक है, ठीक है। एक गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट, तीन गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट आपकी, राइट। और स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब पावर ऊपर की तरफ जाएगा। जब पावर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट बोलेंगे। जब पावर आपका नीचे की तरफ आएगा तो वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है, पावर ज़्यादा सेंटर के पास जा रहा है, सेंटर के पास ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉलो करता है, राइट, ठीक है। अब बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें यार। स्ट्रॉन्ग सेंटर में आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कॉन्करेंट लिस्ट में पावर दी गई है सेंटर को, फॉर एग्जांपल रेसिडुअरी लिस्ट में पावर दी गई है सेंटर को, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 365, फॉर एग्जांपल 356, फॉर एग्जांपल 352 यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। तो यहाँ पर सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, ठीक है। स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका यूनिटरी फीचर। इसका मतलब स्टेट्स के पास ये राइट नहीं होता कि वो उनके अपनी कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं होती। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले यूपी था ना, तो इसकी कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अपने आप में नहीं है, इसमें से निकाला थोड़ा सा बना दिया उत्तराखंड, ठीक है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है इसमें। और ये कौन करेगा, यानी ये उत्तराखंड अलग से कौन बनाता है, ये पार्लियामेंट बनाता है। इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो ये भी आपका फीचर होगा किस चीज़ का, ये होगा यूनिटरी फीचर। समझ रहे हो, यूनिटरी फीचर क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि भैया आपका राज्य था, राज्य के आपने दो टुकड़े करने हैं, तो आपको राज्य से थोड़ी पूछना है, ये तो कौन करेगा, ये तो पार्लियामेंट करेगा, आराम से करेगा, सिंपल मेजोरिटी से कर देगा, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है, ये पावर है आपकी स्टेट्स के पास, सॉरी स्टेट्स के पास नहीं, ये यूनियन के पास है। तो ये किसका फीचर होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होगा। फिर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आपके स्टेट्स के अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं और यूनियन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में यानी एक जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पर आपको सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, राइट। लेकिन अगर हम प्योर फेडरेशन की बात करेंगे, जैसे अमेरिका एक प्योर फेडरेशन है, तो वहाँ पर स्टेट्स के पास ये राइट होता है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए। तो अमेरिका क्या है, प्योर फेडरेशन। इंडिया तो मिक्स है, कहीं पे फेडरेशन है, कहीं पे यूनिटरी है। तो यहाँ पर आपको यूनिटरी देखने को मिलता है, यानी आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो सारे देश में लागू होगा। स्टेट्स के पास अपने राइट बनाने का अधिकार नहीं होगा। पहले ये अधिकार था कश्मीर के पास और उनसे ये अधिकार ले लिया गया है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन मैंने आपको बताया रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका यूनिटरी फीचर का पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा उतना आसान हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के लिए लॉस को चेंज करना, राइट। उतना आसान हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के लिए स्टेट से पावर लेके अपने पास पावर ले लेना। तो ये फीचर किसका होगा, ये हो जाएगा आपके यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर, ठीक ठीक। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या मतलब हुआ, देखो भारत में क्या होता है, राज्यसभा में कितनी सीटें आपको मिलेंगी ये फिक्स नहीं है। ये किस चीज़ पे डिसाइडेड होता है, पॉपुलेशन पे डिसाइडेड होता है। अगर आप अमेरिका की बात करो तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉलो होता है, चाहे आप छोटे स्टेट हैं चाहे आप बड़े स्टेट हैं। टू आपको यानी दो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हर राज्य से दिया जाएगा।
ठीक है, ठीक। तो चाहे छोटा राज्य हो वहाँ के भी 2 मेंबर होंगे, बड़ा राज्य है वहाँ के भी 2 मेंबर होंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया की केस में अलग है। इंडिया में राज्यसभा की सीटें जो है मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 31 है। तो आपको मुझे अगेन दूसरा आपको सवाल का जवाब देना है कि वो कौन सा राज्य है या कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर राज्यसभा की जो सीट है वो मिनिमम है। ठीक है, कौन सा वो स्टेट है जहाँ पे राज्यसभा के पास मिनिमम सीट्स हैं, और वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे राज्यसभा के पास मैक्सिमम सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर पीसीएस एग्जाम। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 3 टाइप की इमरजेंसी लगती हैं, 352 लगती है, 356 लगती है, 360 लगती है। और ये लगाने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। कैसे लगाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के लगाएगा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अगेन ये क्या दिखाता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में आप अमेरिका के भी नागरिक हो, आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक हो, यानी वहाँ पे स्टेट की मेंबरशिप का भी, सिटीजनशिप का भी प्रावधान है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में तो केवल सिंगल सिटीजनशिप होती है। आपके पास जो नागरिकता होती है वो इंडियन नागरिकता होती है। आप उत्तराखंड के नागरिक नहीं हैं, आप यूपी के नागरिक नहीं हैं। ठीक है, नागरिकता कहाँ की मिलेगी? इंडिया की मिलेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है? टॉप में है आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर है आपका हाई कोर्ट, फिर है आपके लोअर कोर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब कि तुमने कोई क्राइम किया तो तुम्हें लोअर कोर्ट ने सजा दी, तुम्हें मजा नहीं आया, फिर तुम गए हाई कोर्ट ने बोला नहीं तुम चोर हो, फिर तुम्हें फिर मजा नहीं आया, फिर तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने यहाँ पे जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। तो ये क्या दिखाता है? ये अगेन दिखाता है कि यूनिटरी फीचर। क्यों? क्योंकि पावर जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉप में है ना सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे। ऐसा नहीं है ना कि हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया आप उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। राइट, उसके बाद है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज आपको पता ही है, केवल 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है इंडिया में। एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है और एक आईएफएस होता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, फॉरेन सर्विसेज मत समझना इसे, दिस इज फॉरेस्ट सर्विसेज। राइट, तो ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। अब ये कैसे यूनिटरी फीचर का पार्ट है? भाई सीधी बात है, इनका अगर आप देखो एग्जाम कौन करवाता है? यूपीएससी करवाता है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, सीधी बात है। ठीक है, तो ये करवाता है एग्जाम। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ट्रेनिंग कौन करवाता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग करवाता है। राइट, उसके बाद आपकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका ये सारा जो काम धाम किया, ये किया यूनियन गवर्नमेंट ने, और आप अकाउंटेबल भी उनके लिए हो, आंसरेबल भी उनको है। ठीक है, आपको नौकरी से भी प्रेसिडेंट ही निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन आप काम कहाँ करोगे? आप राज्य में जाके काम करोगे, स्टेट्स में जाके काम करोगे। तो ये यूनिटरी फीचर आपको देखने को मिल रहा है। राइट, या क्या मतलब क्या कि यूनियन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो स्टेट्स में जाके काम कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यार इसका एक अभी आपने देखा भी होगा, ये अभी बंगाल वाला जो मैटर हुआ था, है ना? तो मोदी जी जो सेंटर में है और ममता जी जो बंगाल में है। राइट, तो वहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर को लेकर इनका पंगा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो मोदी जी ने उनको बुलाया कि भैया हमें आईएएस ऑफिसर चाहिए। क्यों चाहिए? बिल्कुल मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि वो एक्चुअल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकर है। वो जो आईएएस ऑफिसर है वो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकर है। उसको भेजा गया है बंगाल में काम करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब महसूस होगा वो उसे वापस बुला सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगी? दीदी मना कर देंगी, नहीं ये तो मेरा बहुत फेवरेट ऑफिसर है, मैं तो उसे नहीं दूंगी आपको। ठीक है, तो अब आईएएस ऑफिसर बेचारा फंस गया, क्योंकि इतने सालों से काम यहाँ पे कर रहा है। राइट, लेकिन जो ऊपर वाले बॉस हैं वो बुला रहे हैं, तो अब वो क्या करता है? वो रिज़ाइन कर देता है। तो समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है एक डिस्प्यूट हो रहा है। तो आपको याद ये रखना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो आती हैं आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज में। ठीक है, और ये यूनिटरी फीचर ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी कौन करता है? ऑडिटिंग, कॉम्प्लर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आता है आर्टिकल 148 में। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएस एंड अदर छोटा मोटा एग्जाम। पीसीएस इज नॉट छोटा मोटा एग्जाम, अदर एग्जाम्स आर कंपैरेटिवली छोटा मोटा एग्जाम। तो वहाँ पे आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैग कौन से आर्टिकल में आता है? इसको हिंदी में महानियंत्रक परीक्षा लेखागार ऐसा कुछ कहा जाता है।
तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। सो ये क्या होता है, कैग बेसिकली क्या करता है, कैग आपके स्टेट्स के भी अकाउंट्स को डील करता है और सेंट्रल के अकाउंट्स को भी डील करता है। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका अपॉइंटमेंट और इसका रिमूवल कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कैसे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे करता है, ठीक है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकन कॉम्पलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका कोई रोल नहीं होता है स्टेट्स में, ठीक है। स्टेट्स के अपने कॉम्पलर जनरल होते हैं, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट, पार्लियामेंट्स ऑथोरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ जो स्टेट लिस्ट में होते हुए भी पार्लियामेंट चाहे तो उनके ऊपर कानून बना सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि जो स्टेट लिस्ट में, मैंने आपको बताया ना, स्टेट लिस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर यूनियन लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में तो यूनियन बनाएगा ही बनाएगा, पता है आपको। जो आपकी सेंट्रल लिस्ट है उसमें भी वो बना सकता है, पता ही है आपको। आपको याद रखना है वो स्टेट लिस्ट में भी बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव पावर है, स्टेट्स की जो लिस्ट है, जो सब्जेक्ट लिस्ट है, वो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है स्टेट के पास। अगर वो चाहे तो, यूनियन अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट पे भी इंटरफेयर कर सकता है। तो ये किस तरह का फीचर हो जाएगा, ये यूनिटरी फीचर हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासिस अ रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि स्टेट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करता है जिसका आधार नेशनल इंटरेस्ट होगा, राष्ट्रीय हित होंगे, तो फिर आपकी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के ऊपर, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे थे उसके ऊपर भी कानून बना सकती है। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपकी जो पार्लियामेंट है, राइट, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी कानून बना सकती है, और ये करने के लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, इसलिए याद रखना है, दो चीज़ें समझो। पहला, जो स्टेट लिस्ट है, याद ये रखना है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट भी उसके ऊपर कानून बना सकती है, एक तो ये समझो। दूसरा, आपने ये समझना है कि राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा ने रिजोल्यूशन पास कर दिया और उसका आधार क्या होगा, उसका आधार होगा नेशनल इंटरेस्ट। अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर आपकी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दिस यू डू नॉट नीड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको 368 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला आपको ये भी याद रखना है कि ये करने के लिए स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनमें कुछ चेंजेस करने के लिए, कानून बनाने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इमरजेंसी लगी हो। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। फिर है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। आपसे पूछेगा गवर्नर का जो टेन्योर होता है कितना होता है, पता नहीं कितना होता है। क्यों, क्योंकि वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। वो कब तक रहेगा, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, ठीक है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में काम करता है। आप याद रखें, प्राइम मिनिस्टर भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में काम करता है टेक्निकली। हालांकि आप रियलिटी पे देखो तो प्रेसिडेंट जो है वो प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काम करता है, बट जो आपको आंसर में लिखना है, जो याद रखना है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, तो सिंपल सा पॉइंट है यार, देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन कौन करवाता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें एमएलएस के, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन करवाता है, वो भी कौन करवाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है। तो यही आदमी जो है आपका सेंटर में भी इलेक्शन करवाता है, और यही आदमी आपका स्टेट लेजिस्लेचर में भी इलेक्शन करवाता है, ठीक है। ठीक, दिस बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, और स्टेट्स का तो कोई रोल है ही नहीं आपके इलेक्शन कमीशन में, बट वो वहाँ जाके क्या कर रहा है, वहाँ जाके इलेक्शन करवा रहा है, ठीक है। वीटो ओवर स्टेट बिल्स, तो ये भी क्या है, आपका यूनिटरी फीचर है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसने कोई बिल पास किया है, उसके बाद उसने बिल ऑब्वियसली वो तभी पारित होगा जब गवर्नर उसमें साइन करेगा। तो गवर्नर अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गवर्नर क्या करेगा, कुछ ऐसे बिल होंगे जिनको वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा।
अब आपने याद ये रखना है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साइन करने का, ठीक है, यानी अगर वो उस बिल से एग्री है तो वो साइन कर देगा, वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है वो साइन नहीं करेगा, तो ये भी उसके पास अधिकार है, ठीक। तीसरा ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, यानी उसको अपने पास रख सकता है। अच्छा, हमने पहले देखा था कि जब देखो इसको समझो, लोकसभा ने कोई बिल साइन किया, ठीक है, यहाँ पे साइन हो गया, राज्यसभा गया, यहाँ पे साइन हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा कि भैया मुझे मज़ा नहीं आया इसमें, तो अब आप क्या करो, मुझे इसमें ये चेंज करके दो, मैं फिर सोचूंगा इसके बारे में। तो ये गया रिकंसिडरेशन के लिए, दोनों सदनों ने इसके ऊपर चर्चा करी, बैठे, बात करी, उसके बाद दोबारा भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द बिल। अब वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, उसको वो साइन करना ही करना पड़ेगा, ना तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा ना ही मना कर सकता है। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द बिल। समझ में आया ये, ठीक। अब स्टेट का देख लेते हैं। तो मान लेते हैं आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने साइन किया, फिर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया, उसमें साइन किया, फिर गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने सोचा यार ये तो थोड़ा सा सीरियस मैटर है, तो शायद प्रेसिडेंट को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो भेजेगा उसको प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास उसको भेजा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट मान लो उसको दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, इसको चेंज कर दो। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसको बिना किसी चेंज के दोबारा से भेज दिया। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे भेजा था ना दोबारा, तो यहाँ पे बाउंड था राष्ट्रपति उसमें साइन करने के लिए, दोबारा भेज दिया। यहाँ पर बाउंड नहीं होगा प्रेसिडेंट, वो चाहे तो साइन करे, चाहे तो साइन ना करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि यहां पर उसके पास जो है एब्सोल्यूट वीटो है, यहां पर एब्सोल्यूट वीटो है, ऊपर एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। यानी जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, केंद्र की बात करेंगे, तो वहां पर एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, लेकिन जब हम बात करेंगे स्टेट की तो वहां पर आपको एब्सोल्यूट वीटो देखने को मिलता है, राइट। सो अभी इसे इतना रखते हैं, तीसरा वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे फेडरल सिस्टम का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।